Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 16 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम उसकी क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं वो मेरी बात सुनो। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूंगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उस बेसिस पे बताऊंगा कि वो एग्ज़ाम के अंदर जो बहुत बार मतलब पहले एक पैटर्न के बेसिस पे बताऊंगा कि जो रिपीटेड है या फिर जो वैसे भी इम्पॉर्टेंट हैं टॉपिक भी बताऊंगा साइड बाय साइड। जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो हम क्या, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से हैं, जो आपको ऑलरेडी हैं, आपका शॉर्ट मैसेज आप ले लो कि शॉर्ट नंबर 1, जिसके अंदर आपको डायग्राम बनानी बताई हुई है, और आपका थर्ड शॉर्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिफ्थ जिसके अंदर आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना है n=360/θ-1 वाला, ठीक है। ये तो है तुम्हारे शॉर्ट जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लॉन्ग जो है, ये तो चलो शॉर्ट है, लॉन्ग तुम्हारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तुम लोग देख लो। फर्स्ट रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन वाला, सेकंड एक्टिविटी बेस्ड है वो आता है नहीं तुमको, थर्ड जो है वो आप 50-50 लेके चल लो कि थर्ड वैसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं बट देख लेना क्योंकि कभी कभार आ जाता है कभी कभार। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये ले लो तुम लोग, चलो फोर्थ ले लो। फिफ्थ मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला, ये तुम पढ़ लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 4 साल से आ रहा है। और सेवन्थ भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं पर ले लो तुम लोग, मतलब है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सभी है बट ये थोड़े से रिपीटेड और पैटर्न वाइज क्वेश्चंस है। मैं तुमको फिर से बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर शॉर्ट के अंदर डायग्राम वाला जिसके अंदर तुमको रिफ्लेक्शन वाला डायग्राम बनानी है, थर्ड तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिफ्थ के अंदर फॉर्मूले वाला। लॉन्ग तुम्हारा फर्स्ट लॉन्ग रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, सिक्स्थ क्लाइडोस्कोप वाला वेरी इंपॉर्टेंट, और सेवंथ यूज ऑफ प्लेन मिरर। हाँ, फर्स्ट रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि अगर बाई चांस तुमको इंटरनल आ जाएगा तो क्या होगा, तुमको ना कुछ ऐसे इंटेक्स्ट जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, सब एक्स्ट्रा काम मैं तुम्हारा यहाँ पे कवर कर लूंगा इस वीडियो में। इस चैप्टर का कितने देर हो गए रिकॉर्ड होते हुए, 2 मिनट हो गए, ठीक है चलो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंट्रोडक्शन है, तुमको डेफिनेशन ऑफ लाइट, रेज, बीम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन दी हुई है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट दे रखे हैं। ये तुम लोग ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट वाला टॉपिक तुम कर लेना। उसके बाद रेगुलर, ये इसमें मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो तुम्हारे क्वेश्चंस में कवर नहीं है, नहीं तो ओरली तो मैं तुम्हें से बता देता हूँ। रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डायग्राम्स के अंदर क्या अगर डायग्राम कैसे बनाए वो मैं अब नेक्स्ट बताता हूँ। अभी टर्म यूज्ड इन द रिफ्लेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, वो भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट ले लो क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो तो तुम्हारे कवर हो गए ना सच, ठीक है। जो तुम्हारा ऑलरेडी मैंने तुमको बता रखी हैं चीजें इन टेक्स्ट में वो नहीं बताता। लोकेटिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ना बच्चे क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा है डायग्राम, मुश्किल है। डायग्राम ईजी, अगर तुमने समझ लिया ना कि हो क्या रहा है तो तुम्हारी डायग्राम ईजिली बन जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम ना इसकी पढ़ के चल जाना तुम, क्योंकि बहुत ईजी है, क्योंकि इसकी सिर्फ लास्ट वाली 2-3 लाइनें ही मैटर करती हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने तुमको बता दिया, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर क्या गलती कर लेते हैं, छोटा एन डालना है कभी भी, बड़ा एन, रुको,
ये फॉर्मूला बहुत गलत है, इसके अंदर दो मेजर मिस्टेक्स है जो हम अक्सर कर देते हैं। सबसे पहला, n हमेशा छोटा डालना है। दूसरा, हम ब्रैकेट्स डालने भूल जाते हैं, ब्रैकेट्स हमेशा डालने और डिग्री भी लगा देना। जब हम थीटा लिखते हैं तो थीटा के अंदर हम डिग्री नहीं लगाते क्योंकि दैट ऑलरेडी मीन्स अननोन एंगल्स। पर जब हम आपको कोई थीटा की वैल्यू दे दी उसके अंदर तो आपको एंगल लगाना मैंडेटरी है। क्लाइडोस्कोप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको भौंक भौंक के बोल रहा हूँ मैं। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर भी छोटा क्वेश्चन ज्यादा नंबरों का नहीं आता, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, आफ्टर दैट वी विल डू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट। अभी जैसे मेरे पास एक बुक है, बुक के अंदर व्हाट डू वी सी हियर, कि जैसे ये रुको पेज निकालता हूँ अच्छा सा, हाँ तुम यही ले लो। अब इसके अंदर नहीं, रुको मैं तुमको कोई और दिखाता हूँ, वेट, हाँ सॉरी नाम चेंज है। ये तुम्हारा नॉर्मल सा है, यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट दे रखा है चैप्टर का। अब यहाँ पे तुम देखो, तुमको यहाँ पे गेट इट, तुमको यहाँ पर एक कॉलम दे रखा है गेट इट राइट का, जिसके अंदर तुमको नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रखी है। थिंक एंड डिस्कस है, थिंक एंड डिस्कस के अंदर तुमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मैं ये इनटेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट इनटेक्स्ट से ही आ जाता है, तो उसके अंदर तुम लोग बाद में बैठ के रो मत, इसलिए मैं तुमको इनटेक्स्ट के अंदर जो भी तुमको एक्स्ट्रा सामान दे रखा है उस सभी का मैं तुमको निचोड़ बता दूंगा कि तुमको उसके बाद कुछ इनटेक्स्ट एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत होगी ही नहीं। तो मेरा मार्कर किधर है, मार्कर बन गया, अच्छा ये मेरा मार्कर, ठीक है। सो व्हाट आर इंडेक्स क्वेश्चंस। पेज नंबर 1 में आपको मैं सीधे क्वेश्चन फॉर्म में लिखूंगा। क्वेश्चन 1 की ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स होती क्या है, ऑप्टिक्स होती क्या है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज द स्टडी, फर्स्ट ऑर्डर कर लेना जब मैं ये बता रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता, मेरी बात सुनो। ऑप्टिक्स क्या है, लाइट का बिहेवियर वगैरह क्या है, मतलब लाइट कैसे काम कर रही है, लाइट की कितनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि लाइट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, अब वो ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। ऑप्टिक्स के अंदर लाइट से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद चलो जी सेकंड क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड तुमको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके अंदर से क्वेश्चन तुमको नहीं आने वाला, फिर भी मैं तुमको एक बार बता देता हूँ इसके अंदर पूछा क्या गया है, इसका बताया क्या गया। इसके अंदर ये बताया गया कि जो लाइट होती है, ये स्टेटमेंट का मीन है कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो उतनी फास्ट नहीं रहती। जैसे कि कौन से मीडियम्स में, जैसे कि हवा, पानी, ग्लास हो गया, इनके अंदर थोड़ी सी कम स्पीड में जाती है इन कंपेयर ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि जहाँ पे हवा नहीं होती। उसके बाद हमको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं। ये एनसीईआरटी में शायद इनका नाम कुछ और है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि उनके अंदर से खुद की लाइट निकलती है। और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो अपनी लाइट नहीं कर सकते। बट जरूरी नहीं कि अगर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो अपने अंदर से लाइट नहीं निकालते, इसका मतलब उनसे लाइट टिकती है, नहीं, वो किसी और ऑब्जेक्ट की लाइट को भी अपने थ्रू से कर सकते हैं। फॉर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, सन, सन अपनी लाइट देता है, कैंडल वो भी अपनी लाइट देती है, बर्निंग कैंडल। अब देखो जैसे कि मून,
मून जो है, मून खुद थोड़ी ना चमकता है, वो तो सन की लाइट जो है उसके थ्रू चमकता है, ठीक है। अर्थ हो गया, ब्लैक बोर्ड, कोल, ये सब चीजें है ना। बाकी तुमने ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हम लोगों ने बड़ी ही बखूबी ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैंने तुमको 28 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई थी वो अच्छे से याद कर लेना, मैं भांग भांग के बोल रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पेज के अंदर तुमको कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा। हाँ, एक मैं तुमको बता रहा हूँ, वहाँ पे आके फंसना मत। ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट के कम एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स तो तुम लोग अपने साथ लेके चलना ही चलना, ठीक है। वैसे तो 2-3 सफिशिएंट होते हैं, पर फिर भी 5 जस्ट इन केस, अगर 2-3 कर सकते हो वो तो करो ही करो। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल क्या है कि व्हाट इज नॉर्मल, तुमको ये दे रखा है, मेरी बात सुनो। नॉर्मल होती क्या है, पहली बात तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, और कहाँ बनती है, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर ये मिरर है तुम्हारे पास तो नॉर्मल हमेशा इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल पे फॉर्म होगा। अगर तुमको पूछे कि नॉर्मल इज व्हाट काइंड ऑफ लाइन, मतलब नॉर्मल एक कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, याद रखना। नॉर्मल रियल लाइफ में नहीं बनते। अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर रखा है, यहाँ पे मेरे पास एक लेज़र है, और यहाँ से अगर मैंने लेज़र बीम मारी और ये लेज़र बीम रिफ्लेक्ट हो गई, तो आपको ये इंसिडेंट रे भी दिखेगी, आपको ये रिफ्लेक्टेड रे भी दिखेगी, बट आपको नॉर्मल दिखेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज व्हाट, नॉर्मल इज ऑलवेज अ इमेजिन लाइन। यहाँ पे मैंने नॉर्मल का डायग्राम वैसे गलत बनाई थी, अब वो क्यों है वो भी तुम देखो। अच्छा, मेरी बात सुनो, तुमको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है। तुमको क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि अगर जो लाइट रे है, ये मिरर है, मिरर है, ये तुम्हारी मान लो ये लाइट रे है, तुमको इन्होंने कंडीशन क्या दे दी, और इन्होंने बोला कि जो तुम्हारी लाइट रे है वो, यानी कि जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री पे फॉल कर रही है, यानी कि तो 90 डिग्री पे फॉल कर रही है। और हमने क्या पढ़ा था, वो कौन सी लाइन थी जो 90 डिग्री पे फॉल करती है मिरर पे, वो तो नॉर्मल होती है। तो अब ये कौन से डायरेक्शन में होगी, मेरी बात सुनो। अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री यानी कि सीधी ऐसे आ रही है, तो जो इंसिडेंट रे होगी वो नॉर्मल के थ्रू ही ट्रैवल करेगी, ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि वो ऐसे आ रही है और वो ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सीधी पड़ रही है, यानी कि 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। बेसिकली जो तुम्हारा नॉर्मल है वो 90 डिग्री पे होता है, बट ये तो इसके इसके हिसाब से तो 0 डिग्री पे ही है। तो बस अगर कह रहे हैं कि भाई 90 डिग्री में, अगर तुम इसको 90 डिग्री मान के चलोगे तो तुम्हारा ये होल होगा, चलो। उसके बाद हमको क्या दे रखा है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमको कुछ नहीं दे रखा, नेक्स्ट पेज पे भी हमको कुछ नहीं दे रखा। हाँ, इन्वर्टेड और डायरेक्ट मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया क्या होता है। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिंपल सा पूछ रखा है कि जो तुम प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है वो हम किसी स्क्रीन के ऊपर क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाते। सिंपल सा आंसर है, क्योंकि वो इमेजेस वर्चुअल होती है, उन्हें रियल इमेजेस को ही हम ऑब्टेन कर पाते हैं किसी अलग स्क्रीन में। उसके बाद तुमको कुछ नहीं दे रखा, बस तुम्हारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जी तुमको मैंने क्या बताने हैं, डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और उनको बनाना कैसे है। पहली डायग्राम तुम्हारी रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर तुमको क्या करना है, प्लेन सा बनाना है, स्केल लेना है, स्केल से सुंदर सुंदर सीधी सीधी लाइंस यहाँ पे लानी है, ऐसे काम नहीं करने, सीधी लाइन होनी चाहिए, एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद डी लेनी है, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना एंगल दूसरी साइड से लेकर ऐसे लाइंस लगा देनी है, और यहाँ पे भी एरो लगाना मत भूलना। तुमको लेबलिंग करने ज़्यादा लेबलिंग नहीं है, बस यहाँ पे लिख देना है तुमको मिरर, बस, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को कैसे बनानी है, ये लो, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा 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 कर दो, ठीक है। इधर शार्प मत बनाना, थोड़े से ब्लंट से करने की कोशिश करना। उसके बाद तुम्हारी 3 लाइंस बनाना स्केल से सुंदर सुंदर सी। ये थोड़ा ज़्यादा इस साइड को हो गया ना, रुको,
थोड़ी सी इस साइड को बनानी पड़ेगी। ये लेना है, एरोज लगाना मत भूलना। उसके बाद क्या करना है तुमको, ऐसे एक को तो इस किसी साइड को गदा देना है, दूसरी को किसी साइड को, और तीसरी को तो अलग ही अपने साइड पे लगा देना है। बस ये तुम्हारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डायग्राम। नेक्स्ट है तुम्हारी किसकी, वो अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तुमको स्ट्रेट ऐसे बनाना है, इसको तुमने लेना पॉइंट ए, इसको ले लेना तुमने पॉइंट बी। फिर तुमको यहाँ पे ऐसे 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 लाइनें बनानी है जिससे पता चले कि भाई ये हमारा मिरर है। उसके बाद तुमको यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है, इसको तुम ले लो पॉइंट सी, यहाँ से एक लाइन लानी है तुमको, यहाँ पे एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद तुमको मैं जो तो बात बता रहा हूँ वो देख लेना, वही इंपॉर्टेंट है, वही सिली मिस्टेक्स होती हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट बना देना है, इसको हम पॉइंट डी ले लेंगे, यहाँ पे भी एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद बीच में से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है और उसको हमने नेम दे दिया ई, ठीक है, सीधी होनी चाहिए, यहाँ पे तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई। उसके बाद यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, इसको हमने पॉइंट दे देना है एफ। फिर डी के यहाँ पे एक आई, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, हाँ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना रहा हूँ। नहीं तो पॉइंट के ऊपर तुमको ऐसे आई बनानी है। अब तुमको लेबलिंग क्या करनी है, यहाँ पे लिख देना है तुमको मिरर, यहाँ पे तुमको लिख देना है इमेज, यहाँ पे तुमको लिख देना है इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, तुमको इसको लिख देना है नॉर्मल, और ये जो तुम्हारा पॉइंट है इसको तुम लो पॉइंट एक्स, ये तुमने लिखना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल बनाना है, ये एंगल, दोनों में लाइन लिखनी है। फिर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर, यहाँ पे आई लिखना और यहाँ पे आर लिखना है। अगर ऐसी डायग्राम बनाओगे सुंदर सुंदर सी, अच्छी अच्छी सी। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख लेना, पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट, और ये आईज का डायग्राम नहीं, वहाँ पे आईज लिख देना। अगर ऐसे सुंदर सुंदर से डायग्राम बनाओगे तो तुमको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। उसके बाद तुम्हारी किस चीज़ की डायग्राम है, पॉइंट और एक्सटेंडेड सोर्स की। पहले पॉइंट सोर्स देखो, ये रही, इसको ले लो तुम ए, इसको ले लो बी। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है पॉइंट सोर्स ओ, यहाँ से हमने दो लाइट रेज निकाल दी, किस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, एरोज लगाना मत भूलना। उसके बाद तुमको यहाँ पे बना देनी है आई, इसको ले लिया हमने पॉइंट आर, इसको ले लिया पॉइंट एस। एक रे यहाँ पे बना दो आइस के एस पॉइंट पे, और हाँ इनको भी लिख दो, इनको ले लिया मैंने पॉइंट पी, इसको ले लिया क्यू। तो जो पॉइंट ओ क्यू है ये जाके एस पॉइंट पे, यानी कि क्यू एस पर आएगी, एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद ओ पी आर पॉइंट पे जाएगी तो पी आर को कनेक्ट कर देना, एरो लगाना मत भूलना। नॉर्मल बना देना डॉटेड लाइन से। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे बनाना है, इसको ले तुम पॉइंट एल, और जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ पे एक और लाइन बनाना है, इसको लेना हमने पॉइंट टी। उसके बाद इसको हमने एक्सटेंड बैक कर देना है इमेजिनरी लाइन बना के, ठीक है। तो बस ये तुम्हारे फुल में से फुल नंबर मिल जाएंगे। आंसर में जो तुम क्या क्या चीज़ें नहीं लिखना भूलने, सबसे पहले तुमने आंसर में ये लिखना बिल्कुल नहीं भूलना कि ओ एल इक्वल्स एल टी, यानी कि दिस चीज इज इक्वल दिस चीज, और लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सोर्स। उसके बाद एक्सटेंडेड सोर्स, ये तुम्हारा मिरर रहा पॉइंट ए पॉइंट बी, ये तुम्हारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है पी क्यू। रुकना जरा, हाँ तो यहाँ पे तुमको एक दो रेज, तुम दोनों के जो एक्सट्रीम एंड्स है वहाँ से तुमको दो रेज निकाल देनी है। इसको ले लिया मैंने पॉइंट सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, एज बनानी है। मैं तुमको रेकमेंड करता हूँ आज ना थोड़े बाद में बनाओ, तो पहले उनको ढंग की जगह पर रख लो। इसको ले लिया पॉइंट आई, इसको ले लिया एस, डायग्राम के अंदर इसको एज अ आई लिख देना, ठीक है। मैंने पहले तुमको एक बात बताना भूल गया, जहाँ पे आई बना रहा डायग्राम पे वहाँ पे आई लिख देना। उसके बाद एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद तुमको जैसे ये इसकी दो लाइन निकल रही है ना, एक तो पी सी है, एक पी डी है, तो पी सी जाके रिफ्लेक्ट होगी आर पॉइंट पे, यानी कि सी आर बनाएगी। एक जो पी डी यानी कि पी पॉइंट की एक लाइन को हमने आर पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर दिया आई की, और एक डी पॉइंट को हमने एस पॉइंट पे लगा दिया। तो तुम ऐसे बना देना, जैसे कि हर एक पॉइंट की एक एक लाइन जो है, सॉरी, वो जाके कहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, आई के एक एक पॉइंट पर, एरो लगाना मत भूलना। उसके बाद
इसे क्यू का मैंने एक लाइन को आर पॉइंट की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया और क्यू के एक पॉइंट को मैंने एस की तरफ रिफ्लेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो पी की दो लाइंस हैं, दो रेज हैं पी सी और पी डी, तो वहाँ पे पी सी रिफ्लेक्ट हो रही है आर पॉइंट की तरफ फॉर्मिंग सी आर, पी डी पी आर, क्यू ई क्यू एस, क्यू एफ क्यू एस। उसके बाद तुमको यहाँ पे इसके थोड़ा सा इधर साइड क्या बनाने हैं, P1 लिख देना है, इसको Q1 लिख देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, मेरी बात सुनो। तुमको जैसे ये देखो, जैसे कि एक तो ये तुमको लाइन दिख रही है और एक तुमको लाइन दिख रही है, ये दोनों P पॉइंट की है ना। जब यहाँ पे दिखाओ डॉटेड लाइन से तुमको इसको P पॉइंट पर ही भेज देना है। ऐसे डॉटेड लाइन लगाकर तुमको P पॉइंट पर ही भेज देना है और ये Q वाले पॉइंट्स को डॉटेड लाइन बना के Q की तरफ भेज देना है, बस। ये तुम्हारी बन गई रिफ्लेक्टेड वाले की डायग्राम और सॉरी एक्सटेंडेड वाले की डायग्राम। उसके बाद तुमको ज्यादा कुछ बनाने को है नहीं और बस ये तुम्हारा हो गया क्लियर। आफ्टर दैट तुमको मैंने क्या बताने हैं, अभी मैं तुमको बनाने हैं मैंने तुमको भी बताने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन, ताकि तुम अगर किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करो तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए और तुम्हारा ये फुल फ्लेज तरीके से अच्छे हो जाए। मैं तुमको डायग्राम्स भी सारी करवा दी है। ओके जी, मेरी बात सुनो। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर इन अ डार्क, अच्छा ये मैं तुमको ना नॉर्मली वर्बली करवा रहा हूँ। तुमको क्या बोलना है कि सपोज यार तुम एक डार्क रूम में हो। क्वेश्चन 1, सपोज तुम डार्क रूम में हो, क्या तुम तुम्हारे अराउंड ऑब्जेक्ट्स देख पाओगे? ये बॉल रखी है मैंने, क्या ऑब्जेक्ट्स देख पाओगे? और क्या तुम रूम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाओगे? देखो, अगर एक आदमी बैठा है जहाँ पे नई लाइट है तो ये देख ही नहीं पाओगे। क्यों? और तुम तुम्हारे ऑब्जेक्ट के बाहर वाले लाइट्स को ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देख पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारी अगर लाइट आंख में पड़ रही है, जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो तुम विजिबल है। रूम तो डार्क है, वहां पे कोई लाइट नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट, लाइट ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या रिफ्लेक्ट करेगा? तो तुम्हारी आंखों में कुछ पड़ेगा ही नहीं। सेकेंडली, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में तुमको डिफरेंशिएट करना है। मैंने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं तुमको कुछ ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दे रहा हूँ, तुमको बताना है कि उनमें से कौन सी रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाएगी और कौन सी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनाएगी। सबसे पहले पॉलिश वर्जन टेबल, अभी मत कहना जी वुड है उन्होंने स्पेशल वर्ड बोला है पॉलिश्ड, तो वो पॉलिश है तो अच्छे से रेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगी। चॉक पाउडर तो ऐसे 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 वो तो रैंडम होता है, तो वहां पे डिफ्यूज बनेगी। कार्डबोर्ड सरफेस, गत्ते का सरफेस, अच्छा जो गत्ते का सरफेस होता है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनाएगा, ठीक है, वो इरेगुलर सरफेस ही होता है। मार्बल फ्लोर जो बिल्कुल ही जो शाइनी से फ्लोर होते हैं वाइट कलर के, वो करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस तो रेगुलर है ना। और वो बना कैसे वो भी तुम देख लो, क्योंकि जो सिरेमिक है उसके अंदर पानी को सिरेमिक ने ग्लॉसी बनाया है, जैसे बड़ा अच्छी सी इमेज दी। इसके बाद मिरर, अरे मिरर तो उसका बहुत स्मूथ है, वो हमने एग्जांपल लिया, उसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगी। पीस ऑफ पेपर तुमको बेशक स्मूथ लगे, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत इरेगुलरिटीज होती है। उसके बाद स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना। आफ्टर दैट, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर एक पर्सन, ये प्लेन मिरर है, अगर एक पर्सन जो है, ये पर्सन जी है, तो ये पर्सन जी जो है ये प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर खड़े हैं, ठीक है, तो वो पर्सन जी की इमेज कितनी दूर बनेगी? अब हमने क्या पढ़ा कि इमेज तो सेम ही होते हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये रही पर्सन जी, ये रही पर्सन जी की इमेज, तो दोनों में कितना डिफरेंस, कितना गैप है? 1 + 1 कितना होता है? 2, तो 2 मीटर। सेकेंड क्या है कि, अच्छा वेट नेक्स्ट तो तुम देख लो कि ये भी कैलाइडोस्कोप भी कर लेना, ठीक है। उसके अलावा तुमको और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? अच्छा हाँ, तुम ये बताओ, अगर जो दिस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, ठीक है, वेट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे, किसी रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर उसका रिफ्लेक्टिव एंगल जो है,
अच्छा मेरी बात सुनो, तुमको यहाँ पे बोल क्या रखा है, देखो एंगल ऑफ, तुमको यहाँ पे रे की बात कर रखी है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो तुमको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तुमको ये नहीं बता रखा। तुमको क्वेश्चन के अंदर अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बता रहा होगा तो वो पूरा एंगल होगा। ऐसे मत समझना कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, अगर तुमको बोल रखा है कि इंसिडेंट रे है, नहीं। तो हमको बताना है कि अगर ये दोनों पूरा मिलकर 90 डिग्री का बना रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। हमने क्या पढ़ रखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, आई प्लस आर इक्वल्स 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसका हाफ ही है, तो 90.2 का दो 45 डिग्री का तुम्हारा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाएगा। चलो जी, तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल फॉर्म इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। अच्छा, तुमको यहाँ पे बड़े स्मार्टली इन्होंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे दी 40, उसकी क्या कहते हैं 40 सेंटीमीटर की। क्या तुमको 40 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, वो तुम मेरी बात सुनो, मेरे पास ना एनसीईआरटी है नहीं इन हैंड, तो मुझे ना बारी बारी पीडीएफ देखना पड़ रहा है। क्या तुमको, हाँ, तो हमको दे रखा है कि एक कैंडल है, ठीक है, और उस कैंडल दो मिरर्स है हमारे पास, ये दो मिरर्स हैं, ठीक है, और ये दो मिरर्स के बीच में गैप जो है वो 40 सेंटीमीटर का। तुमको बताना है कि कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। तुमको बड़ा इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इन्होंने 40 सेंटीमीटर की वैल्यू एक्स्ट्रा देता है कि तुम कंफ्यूज हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, बेशक दोनों मिरर्स का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर हो या फिर 140 सेंटीमीटर हो, इन्होंने बोल ही दिया है कि ये तो एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने तुमको बता रखा है कि पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, यानी कि इन सेंस 0 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो ये अगर मान लो लाइट पड़ी, ये इस पे रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, पता रहेगी, तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे आएगी, तो ये तो होता ही रहेगा। इसीलिए जब पैरेलल शब्द आ जाए या विजुअल डिग्री शब्द आ जाए, इसका मतलब इन्फिनिट इमेजेस फॉर्म होगी। इसके बाद वाला क्वेश्चन मेरा बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है, तो मेरी बात सुन, तुमको यहाँ पे बोल क्या रखा है कि दो मिरर्स हैं, दो मिरर्स का राइट डिग्री का एंगल, राइट एंगल है, यानी कि जो दोनों मिरर्स हैं दे आर एट 90 डिग्री एंगल। ओके जी, हमें पता चल गया। ये ना तुम देख लो भाई, साइंस वाइज जो बच्चे जिनका टेक्स्ट बुक है, फिर कोई और टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी के अलावा, ये क्वेश्चन शायद तुमको थोड़ा सा फंसा दे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी और मैथ लगेगी। मेरी बात सुनो, एक रे है जो कि सीधा आ रही है, इंसिडेंट रे क्या है, ये रे इंसिडेंट रे, ये चलो मैं तुमको थोड़े, ये नॉर्मल रहा और ये 30 डिग्री के है। इंसिडेंट एंगल जो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री है, तो हमको इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। मेरी बात सुनो, हम इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो सिंपल से तुम एक बात उठा लो कि अगर ये 30 डिग्री है तो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री का होगा, तो एक तो तुम यहाँ से निकाल ही लो, ठीक है, और तुमने इसको भी ले लिया 30 डिग्री। चलो जी, मौजा ही मौजा, तुम बना दी रिफ्लेक्टेड रे ये, पर यहाँ पे काम नहीं खत्म होता। तुम देखो यहाँ पे आ रही है, अरे यहाँ पे आ रही है, तो ये इस, अगर तुम इस पार्ट को पूरा इग्नोर कर दो तो इस मिरर की तो ये इंसिडेंट रे होगी ना, तो हमको इसके आगे भी बताना पड़ेगा ये कहाँ जाएगी। तो चलो जी देख लेते हैं। अच्छा चलो, मैं इसको थोड़ा सा नेम कर लेता हूँ। इसको मैंने लिया O, इसको ले लिया X, इसको ले लिया Y और इसको ले लिया Z, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दो। देखो ये पूरा बना तो 90 डिग्री का ही रहा है, ये नॉर्मल कहाँ होता है, नॉर्मल 90 डिग्री पे बनता है ना, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। चलो तुम इसको ले लो, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है,
और 90 डिग्री के अंदर इतना पार्ट 30 डिग्री का है। तो मुझे बताओ, ये अगर मैं तुमको क्लोजअप बताता हूँ, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये तुम्हारा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो तुम्हारा ये कितना बनेगा, ये अगर तो पूरा, अगर तुम देखो पूरा 90 डिग्री है, मान लो पूरे रूम में 90 लोग हैं और 90 लोगों में से 30 लोग भाग गए, तो इसमें से बचे हुए कितने लोग होंगे, 90 माइनस 30 करोगे, समझ आ गया। यानी कि इस पार्ट का पता लगाने के लिए हम लोगों को 90 माइनस 30 करना पड़ेगा। ओके, ओके जी, चलो अब मैं तुमको बताता हूँ। बताओ 90 माइनस 30 डिग्री कितना होता है, 90 माइनस 30, ये देखो 0 में से 0 गया 0, 9 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमने 3 काट दिया, कितना बजा 6, तो बस 60 डिग्री तुम्हारा आंसर आ गया। अब अगर ये 60 डिग्री आ रहा है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ये भी 60 डिग्री ही होगा, ये भी तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। और मैं ये ऐसा कैसे कह सकता हूँ, मैं तुमको 2 तरीकों से प्रूफ करके बताता हूँ। ओके, फर्स्ट तुम देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो तुम्हारा ये भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 30 डिग्री होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं ना। ये है तुम्हारा फिगर, यहाँ पे अगर ये x है तो ये भी x ही होगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है जी। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे 30 माइनस 90 करें तो हमारा यहाँ पे 60, क्योंकि यहाँ पे तो भी नॉर्मल 60 डिग्री के एंगल पर ही बन रहा है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट वे हो गया, मैं तुमको प्रूफ करके बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा कोई डाउट ना रहे। सेकंड, मेरी बात सुनो, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे बन रही है ना, ये दोनों नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे कट रही हैं। हमको ना एक एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है, कि तीनों एंगल्स का ट्राइंगल के अंदर सम 180 डिग्री होता है। चलो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। 30 डिग्री हमको पता चल गया, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, प्लस 90 डिग्री। अगर हमको ये नहीं पता, हमने इसको एज अ एक्स ले लिया, इक्वल्स 180 डिग्री, एक्स डिग्री ले लिया हमने। चलो अब इसको आगे देखते हैं। 30 प्लस 90 इज 120 डिग्री, इक्वल 120 डिग्री प्लस x इक्वल्स 180 डिग्री, x इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x इक्वल 60 डिग्री आ गया। इसके बाद ये बन गई हमारी, और ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड रे निकल गई, तो ये भी सेम हो गई 60 डिग्री, और बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब ये वाली तुम्हारी जहाँ मुझे जाके टकराए वो हमारी बात है, क्योंकि और हमको आगे इन्फॉर्मेशन देने की और कहीं मिरर है, तो बस ये तुम्हारा सिंपल सा बन गया आंसर। ओके, ये भी तुमको बहुत सिंपल है, हमें पहली भोजोल ड्रामे नहीं करेंगे, सीधी बात बताऊंगा मैं तुमको कि वेट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, वेट अ लिटिल बिट, कैमरा दिक्कत, ओह माय गॉड, थोड़ा तुमको नज़दीक से समझाना पड़ेगा, मेरी बात सुनो। तुमको यहाँ पे एक बंदा दिया गया था, यहाँ पे चलो ये है पॉइंट ए पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, मान लो ये पॉइंट पी पे तुम्हारी एक और फ्रेंड खड़ी है, पॉइंट क्यू पे तुम्हारी एक और फ्रेंड खड़ी है, और पॉइंट आर पे तुम्हारा एक और फ्रेंड खड़ा है। मेरी बात सुनो, पॉइंट आर तुमको शायद यहाँ पे दे रखा थोड़ा सा, राइट। अब तुमको पूछा गया है कि जो हमारा फ्रेंड है वो यहाँ पे खड़ा है, क्या उसको ये पी क्यू आर दिखेंगे, चलो देखते हैं। तो ये तो अपना यहाँ पर देखेगा, सीधी बात, ठीक है। चलो तुमको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्या भूजो अपनी भूजो तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो क्या अपनी इमेज देख सकता है, और क्या वो इन दोनों पॉइंट पे जो बंदे खड़े उनकी इमेज देख सकते। चलो देखते हैं। पहली बात तो हम इसको खुद ही एनालाइज कर रहे हैं, तुम्हारे ना एक तो मैं इसके अंदर इमेज क्लियर बना नहीं पा रहा। हाँ ये देखो, तुमको इतना मिरर की लेंथ दे रखी है, अब ये तो सीधी, ये इसकी तो सिर्फ ऐसे जाएगी, तो ये अपनी तो नहीं देख पाएगा, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं, इसकी नज़र अगर यहाँ जाएगी तो पी पॉइंट पे वाले ये देख सकता है, क्यू पॉइंट भी देख सकता है क्योंकि इसकी सीधी आएगी, और आर पॉइंट देखते हैं, ये तो इसकी सीधी पॉइंट जा ही नहीं पा रही कहीं, तो आर वाले को नहीं देख पा, क्योंकि मेरे से स्ट्राइक ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो मिरर से स्ट्राइक ही नहीं कर रही है, इसलिए। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमको बोला क्या है कि जो तुम्हारे 2 दोस्त हैं,
एक का नाम है पहेली, दूसरे का नाम है भोजो। पहेली खड़ी है पॉइंट बी पे, भोजो खड़ा है पॉइंट सी पे। एक ऑब्जेक्ट रखी है ए, हम तुमको 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और वो 4 क्वेश्चंस क्या हैं वो मैं तुमको अभी के भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तुमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छा तुमको पता है ना ये प्लेन मिरर है एक, तो प्लेन मिरर के अंदर पहली बात इमेज तुमको पता है कहीं कास्ट नहीं कर सकते हम लोग किसी और सरफेस पे, और दूसरी बात क्या है कि जो प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनेगी वो जो तुम्हारी इमेज होगी वो हमेशा इमेज के सॉरी मिरर के पीछे बनेगी। फर्स्ट में तुमको यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है तुमको बतानी है कि कहाँ क्या कहते हैं पोजीशन बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी इसकी। सिंपल सी बात है, जितने डिस्टेंस पे खड़ेगा उतने पे ही बनेगी। ये देखो जैसे ये जितने डिस्टेंस पे खड़ेगा ये एक्स डिस्टेंस है तो ये भी उतने एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी। तो तुम लिख लोगे कि हाँ हमने फिगर बना रखी, साथ में अपने आप देख लो तुम लोग कि कहाँ बनेगी उसकी इमेज, क्योंकि उन्होंने पूछा कहाँ बनेगी, तुम टेक्सचुअली तो बता सकते हो ना कि कहाँ बनेगी। उतने डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे ये खड़ा है, और ये देखो बिल्कुल सामने सामने बनेगी और पीछे बनेगी इमेज। ये जो डॉटेड लाइंस लगाते हैं ना हम, इसका मतलब यही होता है कि जो पीछे इमेज बन रही है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पहेली जो है जो पॉइंट बी पे खड़ी, क्या वो पॉइंट ए वाले ऑब्जेक्ट को देख सकती है, देखते हैं। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ये पहेली की आंखों पे जाएगी, देखेगी। ये देखो इमेज हमने पीछे एक्सटेंड आउट करके बता दिया। अच्छा एक्सटेंड कैसे करते हैं, कि ये लोगों को ये नहीं पता चलता एक्सटेंड कैसे करते हैं। ये रही तुम्हारा इमेज, अगर तुमको यहाँ पे मान लो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बन रही है, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है तुम्हारी, तो सॉरी यहाँ पर ये एक्सटेंड बैक कैसे करते हैं, सीधी बात जिस जिस एंगल पे ये उसी एंगल को जैसे सीधी लाइन नहीं मार रहे, बस जहाँ पे मिरर खत्म हो रहा है वहां तक सीधी लाइन मारो, उसके बाद डॉटेड लाइन बनानी शुरू कर दो, कोई एंगल उंगल चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो बस हमको यही पूछा गया था, तुमको बार अच्छे से समझा देता हूँ। ये रहा मिरर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। तो हमको ये पहली बात क्वेश्चन का पता चलेगा कि क्या उसकी इमेज कहाँ बनेगी, जितने डिस्टेंस पे वो खड़ा है उतने डिस्टेंस पे ही बनेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, पहली जो पॉइंट बी पे खड़ी वो पॉइंट ए वाले ऑब्जेक्ट को देख पाएगी, देख पाएगी, क्योंकि ये देखो ये इसकी आंखों पे जाएगी भी, इसकी आंखें खराब तो है नहीं, देखेगा रिफ्लेक्ट हो रही है ना। इसको एक्सटेंड बैक करके देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक्सटेंड बैक हो रही है, यानी कि इमेज इसकी मिरर के पीछे बनेगी, कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, देखो उतना ही डिस्टेंस है, कोई एंगल उंगल चेंज नहीं हुआ है। क्या भूजो देख पा रहा है, चलो देखते हैं। ये यहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगी, भूजो यहाँ पे खड़ा है, इसकी आंखों पे जाएगी, यहाँ से अगर तुम एक्सटेंड बैक करके देखोगे यहीं पे आके रुकेगी, ठीक है। ए पे इस डी में क्या बोला है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन को क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या पीडीएफ हो, अगर पहेली पॉइंट बी से सी में जाएगी तो क्या मूव, जो मेरी बात सुनो, ये रही पहेली, पहेली यहाँ पे खड़ी है, ये इसको देख रही है, मेरी बात सुनो, और अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट आउट हो जाएगी तो क्या इमेज की पोजीशन बदलेगी, नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, हमने भी देखा है यहाँ से भी सेम ही दिख रहा है, यहाँ से भी सेम ही दिख रहा है। तो बस ये रहा तुम्हारा इसका आंसर। मैं तुमको एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो जी, बस यहीं पे क्वेश्चन हमारे सारे खत्म हो रहे हैं, हाँ यहीं पे खत्म हो रहे हैं सारे। तो बस ये था, नेक्स्ट वीडियो में हम, अच्छा तुमको इस वीडियो में एक टेस्ट दे के जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे साथ में एक टेक्स्ट अभी अटैच कर रहा हूँ, तो वो टेस्ट के अंदर बेसिक तुमको सारा पता चल जाएगा। इस चैप्टर के रिलेटेड टेस्ट होगा। जो टेस्ट नंबर 1 है वो सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस का होगा, जो टेस्ट नंबर 2 होगा वो इंटरनल भी होगा। सी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे टेस्ट मैं डाल रहा हूँ। सेट 1 के अंदर क्या डिस्कस किया, सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन और बुक वर्क है, जो तुम्हारे बुक के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखे हैं वो ही है। सेकंड के अंदर सेट 2 के अंदर मैंने क्या बता रखा है, इसके इंटरनल क्वेश्चन भी आएंगे तुमको, जो कि सब कुछ जो बुक के अंदर। सेट 3 के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, वो सिर्फ वो होगा जो अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है वही। वैसे तीनों के अंदर क्वेश्चन जो है मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा टेस्ट के अंदर, तो तीनों के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो रिपीटेड ही होंगे। बस इंटरनल डाल दूंगा मैं, और मैं क्या कर दूंगा तुमको एनीथिंग वाले में भी बस सेम ही होगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा बस एनीथिंग वाले में। सो दैट वाज फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा मैं, दैट विल बी द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको थोड़ी सी अपडेट देता हूँ मैं अभी, तुम्हारे 3 चैप्टर फिजिक्स के, ये तुम्हारा सारा फिजिक्स का सिलेबस है क्लास 8th का, ठीक है।
लाइट चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, इसके बाद तुमको टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल दो। इसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा करने के बाद इन दोनों चैप्टर का हम कंबाइंड टेस्ट लेंगे। उसके बाद जब साउंड कंप्लीट हो जाएगा, साउंड चैप्टर बहुत लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आपके टोटल अच्छे से टेस्ट लेने के बाद इन तीनों का एक फुल टेस्ट लूँगा मैं, कम से कम 100 मार्क्स का। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और चैनल मैंने दे दी है। बाय।